हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पैरामीशियम जो टाइप स्टडी पढ़ रहे थे फर्स्ट पेपर के अंदर, पहला यूनिट। उसके अंदर अपन आज पैरामीशियम के दो टॉपिक जो टाइप स्टडी में उसमें अपन कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक अपने रहेगा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया को अपन देखेंगे। तो इस स्लाइड में आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर आपको जो ये डायग्राम जो दिख रहा है, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये सीधा सतह से ही सीधा पर्यावरण के साथ या एनवायरनमेंट के साथ में टच में रहता है। तो डायरेक्टली जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो सतह के थ्रू ही डिफ्यूज होता है, जो भी ये उत्सर्जी पदार्थ है, और वहीं से वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज जस्ट सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमिएबल। तो जो सेमी परमिएबल पेलिकल लाइक जो उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू ये सारी प्रक्रिया को संपन्न करता है। लाइक द अदर फ्रेश वाटर प्रोटोजन्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये प्रसार जिसको बोलते हैं, उस विधि के तहत ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और वातावरण में ही, यानी कि इसका वातावरण ये पानी में रहते हैं, तो इसके लिए जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वो एक्वाटिक होगा, तो ये जलीय वातावरण में उसी को ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ देता है। पैरामीशियम कोडेटम ऑब्टेन्स इट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स वाटर। तो जो उसके आसपास जो पानी होता है उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है उसी को ये ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक, और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है जैसे CO2 यहाँ आप देख रहे हैं और NH3 अमोनिया है, वो ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो ये बनते हैं उसको ये सीधा उत्सर्जन कर देता है प्रसार विधि के तहत डायरेक्टली उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक अमोनिया रिजल्टिंग फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म आर प्रोबेबली excreted by the diffusing outwards into the water in the reverse direction। तो ये बाहर की तरफ ये जो इसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है एक्वाटिक, उसके अंदर ये उत्सर्जी पदार्थ जो उसकी जो शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है उसको वो शरीर से बाहर की तरफ छोड़ देता है। दूसरे डायग्राम में जो ये परासरण नियम की विधि है जिसके तहत जो संकुचित रिक्तिकाएँ कार्य करती है, उसका डायग्राम आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो संकुचित रिक्तिकाएँ हैं ये पेलिकल में खुलती है और ये वाटर को बाहर छोड़ देती है। और यहाँ ये आप देख रहे हैं डायस्टोलिक प्रक्रिया जिसके तहत जब वो संकुचित रिक्तिकाएँ हैं वो फूल जाती है, यानी कि डायस्टोलिक हो जाती है, या कहें रिलैक्स्ड, क्या कहते हैं, रिलैक्स्ड होती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सिस्टोलिक अवस्था बोलते हैं। उस समय क्या जो इसकी रेडियल कैनाल है ये जो 6 से करीब 12 की संख्या में होती है, तो ये जब फूली हुई होगी तो जो संकुचन रिक्तिकाएँ ये सिकुड़ी हुई होगी, और जब संकुचन रिक्तिकाएँ फूली हुई होगी तो ये जो रेडियल कैनाल है ये सिकुड़ी हुई होगी। तो संकुचित रिक्तिकाएँ जब फूली हुई होती है तो वो जो स्टेज होती है या जो वो फेज़ होता है वो डायस्टोलिक फेज़ होता है। डायस्टोलिक फेज होता है जब जो संकुचित रिक्तिकाएँ है वो सिकुड़ी हुई होती है और जो रेडियल कैनाल है वो फैली हुई होती है। तो वो जो फेज़ है वो उस वैक्यूल का सिस्टोलिक होता है और रेडियल कैनाल का डायस्टोलिक होता है। जबकि यहाँ पर जो वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसका ये डायस्टोलिक फेज है, जबकि रेडियल कैनाल का ये सिस्टोलिक फेज है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डायरेक्टली उसकी रेडियल के वो डायरेक्टली फ्यूज़ हो गया पेलिकल के साथ में, और इसने जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसमें सीधा ही इसने जो पानी की अधिक मात्रा होती है उसको ये नियंत्रित करने में सहायक होते हैं संकुचित रिक्तिकाएँ। तो इस स्लाइड में अपन ने ये एक्स्ट्रा है जो आगे वाले जो टॉपिक रहेगा जहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे, जो परासरण का नियम अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये वापस अपन इस चीज़ को दोहराएंगे। तो इस स्लाइड के अंदर अपन ने जो पैरामीशियम श्वसन कैसे करता है और उत्सर्जन कैसे करता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन लेते हैं परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम कोडेटम, कैसे उसके अंदर परासरण नियम की गतिविधि संपन्न होती है। तो पैरामीशियम कोडेटम हैज़ 2, तो इसके अंदर क्या है, 2 संकुचित रिक्तिकाएँ
पाई जाती है। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं। तो एक होता है उसके अग्र भाग में एंटीरियर साइड में और दूसरा होता है उसके पश्च भाग में। द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संचुंद रिक्तिकाएं हैं, उनका कार्य क्या है? प्रासन नियम का कार्य, ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन में जो रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी एंड वे सर्व टू एक्सक्रीशन एंड नाइट्रोजन वेस्ट सच एज एरिया। तो ऑस्मोरेगुलेशन के तहत जो पानी की मात्रा है जो उसके शरीर के अंदर अधिक प्रवेश कर जाती है, उसको ये ऑस्मोरेगुलेशन प्रक्रिया के द्वारा संकुचित रिक्तिकाओं के तहत ये पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। उसके अलावा जो ये संकुचित रिक्तिकाएं हैं वो उत्सर्जन में भी काम करती है, और नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जन के रूप में जो नाइट्रोजन पेस्ट है, यूरिया और अमोनिया, तो उसको भी ये शरीर से बाहर करती है। तो यहाँ उत्सर्जन का भी काम हो गया, और जो परासरण नियम का भी कार्य है वो भी इन संकुचित रिक्तिकाओं के द्वारा संपादित किया जाता है या संपन्न किया जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एंडोऑस्मोसिस, मतलब बाहर की तरफ से पानी उसके शरीर के अंदर प्रवेश करना, एंडोऑस्मोसिस। तो विथ इन द साइटोप्लाज्म इज सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स। तो जो पानी बाहर से कंटिन्यूस मतलब लगातार पानी का मूवमेंट होता है उसके शरीर के अंदर की तरफ, तो साइटोप्लाज्म सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स, दो सॉरी पानी उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वो जाता है कोशिका द्रव्य में। तो और कोशिका द्रव्य वो उस पानी को किस में पहुंचा देता है? जो नलिकाएं होती है अंतर्पदी जलिकाओं की, वहाँ इसको पहुंचा देता है। और वो अंतर्पदिका जलिकाएं उस पानी को किस में पहुंचा देती है? नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रेडियल जो नलिकाएं होती है वहाँ पर। और वो फिर चली जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? फीडर कैनाल। और फीडर कैनाल के जो से वो पानी कलेक्ट होकर पहुंच जाता है एम्पुला। एम्पुला मतलब एक फूला हुआ पार्ट है किसका? रेडियल कैनाल का। तो ये एम्पुला ऑफ ए सीरीज ऑफ 6 to 11, तो ये अपने 6 से 12 तक या 6 से 11 तक जो रेडिएटिंग कैनाल्स जो खाद्य क्या कहते हैं संकुचित रिक्तिकाएं हैं उसके चारों तरफ रेज के रूप में होती है। तो इस वजह से जो संकुचित रिक्तिकाएं हैं वो स्टार शेप आपको दिखाई देती है। तो इट कवर्स टूवर्ड्स द डिस्चार्ज इनटू वैक्यूल्स। तो पानी का जो मूवमेंट्स है या जो पानी का बहाव है किस तरफ होता है? जैसे ही पानी उसके शरीर में पाता है, ठीक है ना, माउथ की तरफ आ सकता है, तो वो आता है तो वो साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? उस ज़्यादा पानी को, एक्सेस ऑफ वाटर को किस में भेज देता है? अंतर्पदिक जलिकाओं में। अंतर्पदिक जलिका से वो आ जाता है नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल से वो आ जाता है फीडर कैनाल में, फीडर कैनाल से वो पानी सारा कलेक्ट हो जाता है एम्पुलाई में, एम्पुलाई से वो पानी आ जाता है उसकी रेडिएटिंग कैनाल से, रेडिएटिंग कैनाल से वो पानी आ जाता है संकुचित रिक्तिकाओं में या अपन का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम में। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम में आता है तो वो पूरी तरह से फूल जाते हैं, और फूलने के बाद वो सीधे डायरेक्ट पेलिकल पे किसी पोर के थ्रू ब्रस्ट हो जाता है और पानी को शरीर से बाहर कर देता है। तो जैसे ही पूरे फूलते हैं तो वो उनका फूलने का भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक वो फूलते हैं और उसके बाद एकदम वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो होता है उनके ड्यू टू उनके चारों तरफ जो तंतु है, मसल जो फाइबर्स होते हैं, जैसे अपन मसल्स फाइबर की तरह कार्य करते हैं, वो उसको कॉन्ट्रैक्शन में और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में सहायता करते हैं। तो एक लिमिट तक वो जो संकुचित रिक्तिकाएं वो फूलती है और उसके बाद तो एकदम सिकुड़ जाती है। और उस सिकुड़ने के साथ ही जो रेडियल कैनाल्स है, द वन रेडियल कैनाल्स ओपन्स डायरेक्टली विद द पेलिकल्स टू आउटसाइड। तो पेलिकल के साथ वो सीधा बाहर की तरफ खुलती है और पानी को बाहर की तरफ धकेल देती है। तो ये जो पानी का मूवमेंट्स है वो ऐसे होता है, और उसके शरीर में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको ये बाहर की तरफ कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा या अपन कहे संकुचित रिक्तिकाओं के द्वारा। या तो संकुचित रिक्तिकाओं के पैसेज कौन कौन से हैं, किस रास्तों से पानी होता हुआ शरीर से बाहर जाता है, और दूसरा संकुचित रिक्तिकाएं क्या कार्य करती है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, तो उसके साथ साथ उत्सर्जन में भी सहायता करती है। तो अब यहाँ आप ये जो देख रहे हैं तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको जहाँ से अपन वहाँ से पढ़ रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बाद नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स के बाद फीडर कैनाल, फीडर कैनाल के बाद रेडिएटिंग कैनाल्स, रेडिएटिंग कैनाल के बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ जब पानी
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में होगा, या अपन कहें कि संकुचित रिक्तिकाओं में होगा पानी, जब वो पूर्ण तरह से फूले हुए होंगे तो बाकी वाली जितनी भी ट्यूब्यूल्स है वो क्या होगी, सिकुड़ी होगी। तो यहाँ आप ये जो देख रहे हैं ये नैरो है, ये इस जगह ये क्या है, नैरो है। तो ये क्या है, इसको अपन फीडर कैनाल कहें या नेफ्रिडिल ट्यूब्यूल कहें, मान लो ये नेफ्रिडिल ट्यूब्यूल है। तो ये नेफ्रिडिल ट्यूब्यूल जब नैरो होगा, यानी कि इसका जो पैसेज है वो बहुत सिकुड़ा हुआ होगा, पिचका हुआ होगा या कम पैसेज होगा, तो ये जो वैक्यूल है, रिक्तिका है, ये क्या होगी, फुली होगी। ये यहाँ देख रहे हो ये फूला होगा पूरा, और ठीक है ना। तो इसका ये मतलब ये डायस्टोलिक मूवमेंट है, या अपन कहें ये डायस्टोलिक फेज है इसका, किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। और सेकंड जो फेज है, जब वो सिस्टोलिक फेज में हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो जितनी भी कैनाल्स हैं, और यहाँ जैसे ये एम्पुला फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो नेफ्रिडिल ट्यूब्यूल आप देख रहे हो, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये क्या है, ये नैरो से क्या हो गया, वाइड हो गया, ये पैसेज है तो चौड़ा हो गया है, और यहाँ पर जो पैसेज है ये सिकुड़ा हुआ है। तो जब जितनी भी ट्यूब्यूल्स है वो सिकुड़ी हुई होगी, और जो संकुचित रिक्तिका है वो फूली हुई होगी, तो उस फेज को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक फेज। और जब रिक्तिकाएँ सिकुड़ी हुई होगी और जो जितनी भी कैनाल्स है, अगर ट्यूब्यूल्स है वो फैली हुई होगी, यानी कि वो वाइड होगी, तो ये कौन सा फेस होगा, उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फेस ये सिस्टोलिक होगा। जबकि जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं उनका ये फेस क्या होगा, डायस्टोलिक होगा। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो है वो है डायस्टोलिक, और इनका है ये सिकुड़ी हुई है, तो इनका क्या कौन कौन सा फेस, सिस्टोलिक फेस। तो ये दो फेस का जो प्रक्रिया होती है, एक के बाद दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक साथ संकुचित नहीं होते और एक साथ डायस्टोलिक भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक का रिदमिक भी नहीं है, दोनों मतलब एक साथ मूवमेंट नहीं करते या एक साथ अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं दर्शाते। एक फास्ट मूवमेंट करता है तो दूसरा स्लो करता है। तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डायस्टोलिक मूवमेंट में होगा तो दूसरा हो सकता है सिस्टोलिक में हो। नेक्स्ट जो अपन स्लाइड में यही अपन देखेंगे इसके अंदर, व्हेन ईच वैक्यूल इज स्वेल्ड, तो अपन ने वही देख लिया पहले कि जब हर एक वैक्यूल जब उफना हुआ होता है या फूला हुआ होता है तो उस प्रक्रिया को अपन डायस्टोलिक कहते हैं। तो वो सर्टन साइज तक ही फैलता है, मतलब यूँ नहीं कि वो फूलता ही जाए, ऐसा नहीं है। वो एक लिमिट तक फूलेगा और उसके बाद वो जैसे ही लिमिट तक फूलेगा तो उसके चारों तरफ जो तंतु होते हैं तो उसके जो मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं वो उसको वापस कोलैप्स कर देते हैं, मतलब वापस उसको सिकुड़ देते हैं। तो जो सिकुड़ने की या कॉन्ट्रैक्ट की जो अवस्था है उसको सिस्टोलिक अवस्था कहते हैं। और जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या कर देता है, पानी को डिस्चार्ज कर देता है बाहर की तरफ पानी को छोड़ देता है एक थ्रू ए पोर। दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट्स अल्टरनेटली एट इंटरवल्स ऑफ 10 to, तो ये अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक के बाद, तो ये इनको टाइम लगता है 10 to 20 सेकेंड्स। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स फास्टर देन एंटीरियर वैक्यूल्स, तो जो पश्च भाग में जो संकुचन रिक्तिकाएँ जो मौजूद होता है संकुचन, तो वो रिक्तिका वो फास्ट मूव करती है बजाय अग्रभाग में मौजूद, क्योंकि जो पानी की मात्रा है वो पश्च भाग में ज़्यादा आती है बजाय अग्रभाग में। क्योंकि जो माउथ है एपरेचर से पूरा के पूरे जितने भी माउथ के जो अंग है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर जो पश्च में भाग में पाया जाने वाला संकुचन रिक्तिका जो मौजूद होती है वहाँ पर पानी की मात्रा उसके शरीर में ज़्यादा प्रवेश करती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पश्च भाग में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो मौजूद होता है वो फास्ट बीट करता है बजाय अग्रभाग में मौजूद संकुचन रिक्तिका से पश्च भाग का संकुचन रिक्तिका फास्टली मूव करती है, यानी कि वो जल्दी सिकुड़ेगा, जल्दी फैलेगा। बिकॉज क्योंकि इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द पोस्टीरियर रीजन्स बाय द साइटोफेरिक्स, जो कोशिका ग्रसनी होती है उसके द्वारा जो पानी है उसके शरीर में प्रवेश करता है वो उस जगह पर ज़्यादा मात्रा में आता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मेंटेन एन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए वाटर इन द बॉडी साइटोप्लाज्म बाय डिस्पोजिंग ऑफ एक्सेस। तो जो ये वैक्यूल्स है ये क्या करते हैं, पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं उसके शरीर में थ्रू बाहर की तरफ उसको कर देना। तो ये जो सिस्टोलिक और ये जो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं चित्र में, ये तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेस है। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसा होगा और जो रेडियल कैनाल है उसकी स्थिति कैसी होगी वो यहाँ देखेंगे। यानी कि जो संकुचित रिक्तिका है ये जैसे ये डायस्टोलिक फेस है, तो यहाँ पर संकुचित रिक्तिका क्या है, चौड़ी हो रखी है, और रेडियल कैनाल
तो ये पोर्स ओपन एंड द वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही पोर ओपन होगा और वो जो वैक्यूल है वो रिक्तिका है वो सिकुड़ जाएगी। वाटर मूव्स फ्रॉम द रेडियल कैनाल टू द वैक्यूल, तो पानी उसके रेडियल कैनाल से फिर क्या यहाँ से पानी इसके अंदर आएगा और ये फिर फूल जाएगा। तो साइटोप्लाज्म से अपन ने देखा कि वहाँ जहाँ क्या वेज है, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य से पानी किस तरफ आता है, तो वो पहले अंतर्पदिक जलिका में आता है, फिर नेफ्रिडल ट्यूब्यूल्स में आता है, फिर फीडर कैनाल्स में आता है, फिर रेडियल कैनाल्स में आता है, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी पहुँचता है तब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फैलता है, मतलब फूलता है, यानी कि वो डायस्टोलिक स्टेज में आता है। तो यहाँ वैक्यूल क्या है, फुल है। और उसके पश्चात अपन इधर से लें तो ये क्या हो गया, पानी यहाँ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अभी भी ये डायस्टोलिक स्टेज में है। यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये सिकुड़ जाएगा और ये जो होगी रेडियल कैनाल होगी ये फैल जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पानी कहाँ चला गया, बाहर हो गया। तब और उसके पश्चात जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो पानी वापस साइटोप्लाज्म से इसके अंदर आएगा, तो ये पहले फुली हुई होगी रेडियल कैनाल और ये सिकुड़ा हुआ होगा। जैसे ही रेडियल कैनाल से पानी इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आया तो ये वैक्यूल वापस फैल जाएगा। तो ये एक के पश्चात होने वाले जो मूवमेंट्स है, होने वाली जो प्रक्रिया है, वो पानी किस जगह पर होता है, रेडियल कैनाल्स में होता है, रेडियल कैनाल्स फूली हुई होती है, और रिक्तिका में होता है तो रिक्तिकाएँ फूली होती है। तो जो फूला हुआ स्टेज है या उनका फूलने की जो अवस्था है उसको डायस्टोलिक कहते हैं, और सिकुड़ने की अवस्था है वो सिस्टोलिक उसको कहा जाता है। तो इस तरह ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया संकुचित रिक्तिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। तो ये आज का अपने टॉपिक था पैरामीशियम के अंदर श्वसन, उत्सर्जन और परासरण नियमन कैसे करता है पैरामीशियम। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे पैरामीशियम के व्यवहार, अलग अलग इन्वायरमेंट में पैरामीशियम किस तरह का व्यवहार दर्शाता है, उस टॉपिक को लगेंगे। उसके बाद एक अंतिम टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। थैंक यू। तो आज का रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन टॉपिक पैरामीशियम के संपन्न होते हैं। थैंक यू।